जाता है, वहीं एचडीएफसी बैंक का बड़ा स्ट्रांगली अब मोमेंटम में इस समय कामकाज करते हुए, एक्सिस बैंक में बहुत अच्छा मोमेंटम है, तो आईसीआईसीआई को थोड़ा इग्नोर ही करना है या फिर दिस इज द बेस्ट पिक बिकॉज ये चला ही नहीं? तो देखिए, फिलहाल के लिए तो इग्नोर करना है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब स्टॉक अपने 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला हो तो मेरे ख्याल से वहां पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। ओके। ये जरूर है कि क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जो इन्वेस्टर है जो अपनी पोजीशन को 6 से 12 महीने के लिए होल्ड करना चाहते हैं, उसको पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं 1340 के स्टॉप लॉस से। लेकिन अब आपको यहाँ पर फ्रेश खरीदारी तभी करनी है जब स्टॉक 1410 के ऊपर निकले। चलिए अब आईटी स्पेस की बात करते हैं मानस से। इन्फोसिस 5% के लगभग का उछाल देखने को मिल रहा है, एचसीएल टेक 4% ऊपर है, टीसीएस में करीब 3% का इजाफा है, एम्फेसिस, परसिस्टेंट, कुछ अन्य काउंटर्स जहां पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, विप्रो, एलटीआई माइंडट्री, टेक महिंद्रा, सब में ही 2% से ज़्यादा का इजाफा है। एक स्टॉक खरीदना हो तो कौन सा खरीदे? तो देखिए, आईटी इंडेक्स ने, निफ्टी आईटी इंडेक्स ने क्लियर कट रिवर्सल के साइन दिखाए हैं। मेरा समझना है कि लार्ज कैप के साथ रहना इस टाइम के लिए बेहतर रहेगा। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करें तो शायद लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फ्यू है या एचसीएल टेक हो। इन तीनों स्टॉक में डिस्क्लोजर है कि हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है, तो इन तीनों स्टॉक में आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर एक ही ट्रेड लेना है, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि एक ही ट्रेड लेना हो, तो इन्फी में, इन्फोसिस में करेंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 1500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1620 के टारगेट सेट करेंगे। सुनील सर, आपने कहा कि जो ऑयल मार्केट में खेल चल रहा है दैट इज पॉजिटिव फॉर इंडिया बिकॉज सैंक्शंस के बाद तो उनको ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा अलग कंट्रीज से, पर जो क्रूड ऑयल में इंटरनेशनल प्राइसेस का जंप देखने को मिल रहा है, आई नो इट्स नॉट दैट मच, इट्स स्टिल 65-66 के आसपास ही है, लेकिन अगर ऐसा टाइटनिंग होती है सप्लाईज की, देन इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस विल गो अप एंड इनडायरेक्टली or directly it will impact the financials of our country in terms of fiscal deficit. Import तो करना ही हमको, तो दाम ऊपर जाएंगे तो धक्का तो पहुंचेगा कहीं ना कहीं। नहीं, एक्चुअली देखिए, ये जो सैंक्शन के कारण ही ये सडन अपटिक हुआ है। वैसे तो ओवरऑल आप सप्लाई और डिमांड सिचुएशन की स्टडी करेंगे ना, चाइना स्लो डाउन मोड में है, अमेरिका में भी स्लो डाउन मोड में है, तो वर्ल्ड में 2 लार्जेस्ट ऑयल बायर्स स्लो डाउन में है और सप्लाई भी ज़्यादा रिलीज हो रही है, तो उसके कारण एक्चुअली सप्लाई डिमांड वीकनिंग ऑयल प्राइसेस के फेवर में ही है। ये एक सैंक्शन के कारण थोड़ा एक आज उछाल दिखा है बस, अदरवाइज मैंने रिपोर्ट्स पढ़ा कि $55 पर बैरल ब्रेंट क्रूड का भी कोई भी प्रेडिक्ट कर रहा है एनालिस्ट, तो ऐसा नहीं है कोई जम के दाम बढ़ेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली अब आपने बताया ना कि अगर इंडिया और चाइना को एग्जाम भी कर रहे हैं तो वापस ऑयल गिर जाएगा, तो इसमें क्या है कि ऑयल का मेरा मानना है कि $74-75 तक इंडियन इकोनॉमी प्रोटेक्टेड है एज अ फिस्कल सिचुएशन, तो उसमें बहुत अभी गैप है, क्योंकि हमारे बजट में भी हमने 74 का इम्पैक्ट लिया था इन बजटरी नंबर्स में, निर्मला जी ने जब बजट पेश किया था, तो मुझे अभी कोई डरने की कोई क्लोज नहीं है। अगर 75 उस लेवल पे पहुंचता है, ऑयल आउटलुक भी दिखता है, और उसमें क्या है कि अभी विंटर का टाइम है, विंटर शुरू हो गया अभी अक्टूबर, अभी इसके ऊपर ना खाली 1.5 महीने के लिए आपको डिमांड रहेगा, मे बी टिल जनवरी फरवरी विंटर का डिमांड रहेगा, उसके बाद वो भी घट जाएगा, तो एक थोड़ी भी लंबी अवधि देखें, 6 महीने भी देखें, तो ऑयल के लिए डिमांड का कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड सिनेरियो नहीं है, और इसलिए मेरा मानना है कि ऑयल इज नॉट अ रिस्क एट दिस मोमेंट फॉर इंडिया, तो बहुत बड़ी बदलाव आती है तो देखेंगे, बट आई डोंट सी दैट परसीव इट एज अ बिग रिस्क। और सेकंड थिंग क्या है ना कि गवर्नमेंट जो भी ऑयल की सेविंग है वो कभी पब्लिक को पास ऑन नहीं कर सकती है, कि वो क्वेश्चन में बिल्डअप करती है, और निर्मला जी का इंटरव्यू भी रिसेंटली उन्होंने दिया था, देखे आपने, उन्होंने कहा कि मैं ऑयल से जो सेविंग है उसका रिजर्व बना रही हूँ, तो फ्रॉम रिटेल इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, जब ऑयल की दाम बढ़ती है उसे बढ़ने भी देंगे, गिरने भी नहीं दे रहे हैं, मगर रिजर्व जो है उनके पास उसे बढ़ने, तो एक ओवरऑल इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डोमेस्टिक पे नहीं आएगा, और फिस्कल पे भी जैसे मैंने कहा एक के पास क्वेश्चन रखते हैं तो वो है, तो वी आर रीजनेबली वेल मैनेज्ड इन टर्म्स ऑफ द ऑयल सिचुएशन, आई वुड से। मानस सर, 2 स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। एक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों पे है, आज 6% के इजाफे के साथ कामकाज कर रहा है। दूसरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बहुत दिनों के बाद एक अच्छा मोमेंटम, नतीजों के बाद एक अच्छा
स्पर्ट देखने को मिला, आज 4% ऊपर है, ये भी 52 हफ्ते के उच्चतम स्तरों के आसपास 79.71। दोनों ही स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? तो देखिए, पहले अगर शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें और आप वीकली चार्ट पे जाएं तो वहां पर आपको एक इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा। अब अगर हमें इसके टारगेट मीडियम टर्म के लिए सेट करने हो तो वो 340 रुपए के आसपास के आते हैं। 100 रुपए ऊपर के टारगेट है, तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। आपको स्टॉप लॉस 209 रुपए के नीचे लगाना है। टाइम फ्रेम आपको 3 से 6 महीने का शिपिंग कॉर्पोरेशन में सेट करके चल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर देखें तो यहाँ पर मूव ऑलरेडी हमने देखा है। अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों में ही 70 रुपए से लेकर 80 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है, मिली है। और अभी भी स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्टॉक ने एक पॉइंट रेजिस्टेंस जो कि 78 रुपीज के आसपास था, उसको ब्रेक किया है। नेक्स्ट टारगेट 87 रुपीज का आता है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, 77 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लें। सुनील सर, टेक्सटाइल का मेजर एक्सपोजर यूएस में है। दे अर्न 60 to 70% ऑफ देयर रेवेन्यूज फ्रॉम यूएस मार्केट्स। और आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम में सभी स्टॉक्स है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है पॉजिटिव। अगर ऐसा होता है तो टेक्सटाइल एक अच्छा सेक्टर हो सकता है जहां आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। देखिए, ट्रम्प को उधर रखते हुए अब लंबी अवधि की बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो भी है टैक्टिकल प्ले ही होगा अंटिल द डील इज साइन। अगर डील को उन्होंने दस्तखत कर दिया तो समझिए ओके, थोड़ी सर्टेनिटी है। जब तक वो ट्वीट और उसके ऊपर चल रहे हैं, वह लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लेना चाहिए, टैक्टिकली अपना अप्रोच रखना चाहिए। स्पेसिफिकली वही मैं कर रहा हूँ। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वेट फॉर द डील टू बी साइंड, तो उसके बाद आप एक उसका आउटलुक ये कर सकते हैं। तो क्योंकि डेफिनेटली अगर कहाँ पे टैरिफ लगती है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर 15-16 पे लगा तो हमें एडवांटेज होता है, बिकॉज आई बांग्लादेश का करीबन 19 या 20 है, मुझे याद नहीं है तक। बट मेन हमारे कॉम्पिटिटर्स की टैरिफ के साथ उसको कंपेयर करना भी जरूरी होगा। तो लेट अस वेट फॉर द एक्चुअल ट्रेड डील टू हैपन बिफोर टेकिंग अ लॉन्गर टर्म कॉल, जैसे डायरेक्टली टेक्सटाइल। क्योंकि ये क्या है ना, ये सब मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज है ना, तो उधर बहुत उतार चढ़ाव होता है। देखिए, लार्ज कैप होता तो मैं अलग करता, क्योंकि एक स्टेबिलिटी होती है। मिड एंड स्मॉल कैप बहुत उतार चढ़ाव होता है। तो लॉन्ग टर्म व्यू में ये कैसे टैरिफ के जो अग्रीमेंट में कुछ उधर एक बिटवीन द लाइंस कुछ लिखा होगा जो इनके लिए नेगेटिव होगा, ये सब आज कहना मुश्किल है। तो आई वुड सजेस्ट डोंट रिएक्ट टू दिस रूमर। मार्केट की स्टोरी होती है कि बाय ऑन द रूमर सेल ऑन द फैक्ट। तो आज रूमर पे ही चल रही है मार्केट, तो थोड़ा सावधान रहिए, वेट फॉर द डील टू बी साइंड, मैं कहूँगा। चलिए सर से भी पूछ लेते हैं। मानस सर, वेलस्पन लिविंग और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स दोनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी है आज, क्या करना चाहिए? तो देखिए, वेलस्पन गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकली रिवर्सल है। स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो आई थिंक अगर यहाँ पर एक ट्रेड लिया जाए तो आपका जो व्यू है वो थोड़ा सा मीडियम टर्म का होगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, 809 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 925 के टारगेट सेट कर सकते हैं। वेलस्पन लिविंग की जहां तक बात है, यहाँ पर थोड़ा अभी और इंतजार करेंगे, क्योंकि आज स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। एक बार 133 रुपए 133 के ऊपर ट्रेड होने लगे तो फिर खरीदारी करेंगे 123 रुपए के स्टॉप लॉस से 155 रुपए के टारगेट के लिए। एक और स्टॉक है जो टैरिफ्स के चलते हुए आज इंपैक्ट दिखा रहा है, वो भारत फोर्ज। 5.25% का इजाफा इस स्टॉक में है, 1308 का स्तर है। इस स्टॉक में क्या करना चाहिए मानस सर? तो देखिए, भारत फोर्ज, पहले तो डिस्क्लोजर है कि हमने अपने क्लाइंट्स को भी भारत फोर्ज पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग साइड ट्रेडिंग कॉल दिया हुआ है। एक क्लियर कट फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर है। नेक्स्ट टारगेट 1355 के आसपास का होगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1290 के नीचे लगा के रखना है। एचयूएल के नतीजे आए थे, नतीजे ठीक ठाक ही थे, वॉल्यूम ग्रोथ उतना कुछ खास इजाफा नहीं देखने को मिला। सुनील सर, जो एफएमसीजी कंपनियों के नतीजे आए हैं उसमें कुछ सरप्राइज नहीं था, इन लाइन ही थे, वॉल्यूम अभी भी ऑन द लोअर साइड ही है, और जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो हमको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। सो हाउ पॉजिटिव आर यू ऑन दीज एफएमसीजी, प्योर एफएमसीजी प्लेस? देखिए, 8 दिन का ही था सेल्स का इम्पैक्ट ना, तो मैं होता तो ऐसे एफएमसीजी की स्टोरी है कि वो स्टेबल है। तो जीएसटी की जो आप देखें ना, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में जो भी उनको कटौती मिली है
वो दाम में पास ऑन करना मुश्किल है, वो वॉल्यूम में बढ़ा के ही आपको जी वो पास ऑन होगा, जी राइट। तो उस हिसाब से देखें तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है एसएमजी, क्योंकि उनकी सेल्स नंबर, सेम नंबर ऑफ बिस्किट पैकेट्स बिकेंगे मगर उसका टोटल ग्रामेज ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज 5-10 पैसे थोड़ी बिस्किट प्राइस में कम कर सकते हैं, 5-10 करेक्ट ग्राम तो ऐड कर कर सकते हैं। सकते हैं तो राइट क्या होता है कि उसमें कि उनको वो एक वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा, राइट। सेकंड बात यह है कि वहां पर कि पीपल एक्चुअली ज्यादा नहीं खरीदते हैं अपने मन लगाकर, जस्ट मेरी टूथपेस्ट अभी सस्ता हो गया तो ज्यादा टूथपेस्ट थोड़ी खरीदूंगा। तो एफएमसीजी का जो कहते हैं कंज्यूमर स्टेपल, स्टेपल शब्द से ही आप समझ सकते हैं वो स्टैंडर्ड, उसका डिमांड जो होता है आपको बदलती नहीं है। तो उस हिसाब से देखें तो एक रियली बूस्ट उनको ऐसी चीजों में ही होगी जहां पे ये वॉल्यूम को बढ़ाकर वो होगी, तो एक ऑटोमेटिकली हम ज्यादा बिस्किट खरीद लेंगे, राइट। तो इस हिसाब से मगर एफएमसीजी का दूसरी बात क्या है ना, जैसे ने बताया ना, एफआईएस बेच रहे थे इसलिए एफएमसीजी ईयर 1 ईयर रिटर्न देखें तो एफएमसीजी का खास नहीं है, इट इज एक्चुअली अंडर परफॉर्मिंग। तो एक कैचअप रैली ड्यू टू दिस हो सकता है, और इस क्वार्टर के नंबर से अब कुछ मायना नहीं लग सकते, स्टेबल क्वार्टर रहा है तो ठीक है, वही है। और अगले क्वार्टर में ज्यादा उम्मीद मत रखिए फ्रॉम नंबर्स, बट क्योंकि ट्रेड डील की साइनिंग से आपको एफआईएस की वापसी सामने दिख रही है, तो फिर डेफिनेटली एफएमसीजी में भी एक रुझान आएगा कि उनको ये कंपनियां पसंद है, क्योंकि वहां पर यहाँ पे जो भी ग्रोथ उनका होता है वो उनके पेरेंट कंट्री से बहुत ज्यादा होता है। जैसे यूनिलीवर की पेरेंट कंट्री लो या नेस्ले की पेरेंट कंट्री, वहां तो ½ की ग्रोथ ही बड़े मानते हैं, यहाँ तो 5-6 मिलता है तो उनको लगता है। तो डेफिनेटली एफआईएस जब वो वापस आते हैं तो एफएमसीजी उनकी एलोकेशन में जरूर रहेगी। तो उस हिसाब से आप एक कॉल ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकली कि एफआईआई रिटर्न प्ले, उसको मैं कहूंगा एफएमसीजी को। ओके वेदांता भी आज करीबन 1.25% ऊपर है, हिंडाल्को में भी तेजी है, नैल्को भी ऊपर है, टाटा स्टील भी ऊपर है, मेटल सेक्टर्स में भी आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मानस सर, एनीथिंग टू बाय इन मेटल स्पेस? तो देखिए हिंडाल्को पे खरीदारी करनी है, और एक डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। हिंडाल्को में एक फ्रेश ब्रेकआउट है, हाई टॉप शार्प बॉटम्स पहले से बन रहे थे, एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 784 रुपए के नीचे लगा के रखना है, और अब जो टारगेट होंगे वो करीब करीब 830 रुपए के आसपास के होंगे। और मानस सर, आपके रडार पे कौन से शेयर है? आपने बता दिए, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव बीन कवर्ड, पर फिर भी तो देखिए पहले तो अगर हम बात करें तो भारत फोर्ज में रिकमेंडेशन था, बट मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक तो सोना कॉम्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। सोना कॉम्स में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं 464 के स्टॉप लॉस से 510 रुपए के टारगेट के लिए। दूसरा, मैंने आईटी स्टॉक्स के बारे में बात की थी, इन्फी की बात की थी, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो एचसीएल टेक में भी खरीदारी की जा सकती है। एचसीएल टेक में अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉप लॉस आपको 1514 के नीचे लगा के रखने हैं, और टारगेट आपको 1600 रुपए के सेट करने हैं। एंड ऑल द आईटी कंपनीज आज डे हाई पे इस समय कामकाज करते हुए, चाहे वो इन्फोसिस हो, एचसीएल टेक हो या फिर टीसीएस हो। सुनील सर, अब सोने और चांदी में क्या करना है? इज द टॉप इन प्लेस फॉर नाउ? आई डोंट थिंक सो। No. आई थिंक द बेसिक कॉल जो दिखे ना गोल्ड एंड सिल्वर का इज ड्यू टू, में जो कहते हैं उसको डीबेसमेंट ट्रेड कहते हैं टेक्निकली, राइट। Okay. यानी वर्ल्ड की लीडिंग सेंट्रल बैंक्स को यूएस के ऊपर कॉन्फिडेंस घटता हुआ कुछ दिख दिनों से हो रहा है, राइट। तो इसीलिए वो यूएस ट्रेजरी में अपना ज्यादातर रिजर्व्स रखने की उम्मीद नहीं रखते, मगर उतना रखा है ऑलरेडी, तो एकदम ओवरनाइट से वो नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे अपना एलोकेशन वो कम करा है। जैसे ही उन्होंने कुछ ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट किया हो, से 5 साल पहले 5 साल वाला ट्रेजरी में, तो अब जो मैच्योर होता है तो उसको रीएलोकेट कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर, बिकॉज उनको यूएस की फिस्कल डेफिसिट की डर है, यूएस में रेट कट की डर है, यूएस के साथ ट्रेड वॉर के कारण रशिया के साथ जो यूएस ने किया कि फ्रीज किया दिया, तो अब अगर चाइना के साथ फ्रीज करते हैं तो चाइना को भी वो डर है। तो ये सब चीज है जो कि शुरुआत हुई थी सॉवरेन वेल्थ फंड का अपना ओवरऑल रिजर्व्स में, और इंडिया भी इसमें पीछे नहीं है भैया। इंडिया भी धीरे धीरे अपने गोल्ड को बढ़ा रही है अपने रिजर्व्स में। और उसके पीछे सेकेंड वेव क्या हुआ है कि यूएस में जो एचएनआईज हैं उन्होंने भी ईटीएफ्स में, हम इंडियन ईटीएफ्स की बात कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। अमेरिका में देखिए और यूरोप में देखिए तो गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में भयंकर, रिटेल नहीं इंडिविजुअल लोगों का पैसा
भयंकर आ रहा है, तो वो ही ड्राइव कर रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस। तो जब तक कि आपको, और ये मैं उतना जियोपॉलिटिकल रिस्क या हाई इन्फ्लेशन रिस्क उससे नहीं समझ करूंगा, ये एक टैक्टिकल कॉल है उन्होंने कि यूएस के साथ मुझे उतना भरोसा उतना नहीं है। अभी देखो शटडाउन भी चल रहा है, जी। कितने सेकंड लॉन्गेस्ट शटडाउन में ऑलरेडी है। तो एक ओवरऑल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और आउटलुक भी एक वीकनिंग डॉलर और ड्रॉपिंग इंटरेस्ट रेट्स की है। तो उस हिसाब से कलेक्शन यूएस की जो ट्रेजरी से डाइवर्शन ऑफ मनी टू गोल्ड एंड सिल्वर जारी रहेगी। ये जो करेक्शन हुआ है वो टेक्निकल, मे बी वो टेक्निकल एनालिस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल में इस साल भी आपको गोल्ड एंड सिल्वर से डबल डिजिट रिटर्न मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। यस, लास्ट ईयर का 50% विल नॉट बी रिपीटिंग, दैट इज डेफिनेट। तो अगर आप कहेंगे कि वो नहीं, मगर एक डबल डिजिट रिटर्न उधर मिलने में, और इंडिया में बैठते हुए हमारी रुपये की डिवैल्यूएशन भी उसको ऐड करती है। तो मेरे ख्याल में एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर के तौर पर आपको 10 से 20% गोल्ड और 5 से 10% सिल्वर में रखना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो एक तो आप इजी रूट अपना सकते हैं थ्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिनमें ये ऑटोमेटिकली शेयर होता है, मगर अलग भी आप ईटीएफ्स में डाल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जस्ट इस गिरावट को देखते रहे, और भी गिरेगी, तो गिरने के लिए किसी को खरीदना बंद करना है ना। अभी सॉवरेन वेल्थ फंड कोई खरीदना बंद नहीं कर रही है, वो थोड़ा पॉज ले रही है, तो एक दिन वो टेक्निकली करेक्शन हो जाता है, वो तो होता ही है। मगर मेरे ख्याल में गोल्ड और सिल्वर, एक वर्ल्ड में एक चेंज हुआ है कि कोई ऑल्टरनेटिव करेंसी को अलाउ नहीं किया अमेरिका ने। ब्रिक्स की करेंसी को भी उन्होंने चाइल्ड बर्थ में ही उसको मरवा दिया। तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो गोल्ड इज द अल्टीमेट प्रिजर्व फॉर दिस, एंड इट्स अ टैक्टिकल, इट्स अ थॉट प्रोसेस।